सर यूनिट वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हो जाती है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कैसे करेंगे। एल्जेब्रिकली ये ऐड नहीं हो पाएंगे। एडिंग ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, और इसे ऐड करने के लिए दो लॉ है हमारे पास। उसमें से पहला लॉ कहलाता है, फर्स्ट लॉ कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड करने का ट्राइंगल लॉ। अब बहुत ध्यान से इसे समझना, बहुत ध्यान से इसे समझना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। बहुत ध्यान से समझना इसे। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे से थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। दोनों कोइनिशियल है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ कितने पर है, थीटा डिग्री पर है। ठीक है, तो अब हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को आप सेम प्लेन में, किसी भी वेक्टर को आप सेम प्लेन में डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी ये जो बी वेक्टर है, मैं इस बी वेक्टर को उठा करके ए वेक्टर के सिरे पर ले जा सकता हूँ, उससे बी वेक्टर को कोई आपत्ति नहीं है, इसे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर पर इसे हम लेके जा सकते हैं, ए वेक्टर के हेड पर। तो अब कैसे करना है देखिए। ट्राइंगल लॉ, नाम से ही पता लग रहा है कि ट्राइंगल बनेगा इसमें। तो पहले, सबसे पहले ड्रॉ किया ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया, और ये ओपी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ओपी को आगे बढ़ाइए और इससे थीटा डिग्री पर बना दिया क्या, बी वेक्टर। ये लिख दिया मैंने पी क्यू। तो बी वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कह दीजिए या बी वेक्टर कह दीजिए, एक ही बात है। ए वेक्टर के साथ कितने एंगल पर था, ये थीटा डिग्री पर। मतलब सिंपली क्या है, मैंने बी वेक्टर जो यहाँ ए वेक्टर के टेल पर था, इसे उठा करके मैंने ए वेक्टर के हेड पर पहुंचा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया। ये बना आपका ओ क्यू वेक्टर, और यही एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहाँ आर वेक्टर कौन हो गया, आर वेक्टर हो गया आपका ओ क्यू वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर है सभी को। अब ये आर वेक्टर कितना है, हाउ मच, ना तो ये ए के बराबर है, ना बी बी वेक्टर के बराबर है, ना ए प्लस बी के बराबर है, ये कुछ और ही है। कितना है इसे फाइंड करेंगे, और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा एंगल से। इसके लिए Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया OP एक्सटेंडेड तक। मैं इसका नाम डाल रहा हूं N 90 डिग्री है ये। सबको विजिबल है डायग्राम, सबको क्लियरली विजिबल है, बताओ डायग्राम सबको क्लियरली विजिबल है। यस सर। यस सर। ओके, सर। तो R का हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, R का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। सिंपल 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 मैथमेटिक्स है बिल्कुल, और मैथमेटिक्स जरूर आनी भी चाहिए। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं किस ट्रायंगल में, ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। तो ओ एन क्यू में ओ पी स्क्वायर
सॉरी, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ क्यू क्या है वो तो हमें फाइंड ही करना है भाई, ओ क्यू तो फाइंड करना ही करना है। अच्छा, ओ एन और क्यू एन ये दोनों ही हमारे पास नहीं है, तोड़ लेते हैं। ओ एन, इस ओ एन को मैं तोड़ लेता हूँ, ओ पी प्लस पी एन। क्या? ओ पी प्लस पी एन। देखो ये पूरा ओ एन है, ओ एन के दो पार्ट बना लिए, ओ पी और पी एन। क्या? ओ पी प्लस पी एन। और क्यू एन, क्यू एन के तो है ही नहीं, कुछ पार्ट बन ही नहीं सकते इसके, क्यू एन का क्यू एन। अब जरा देखें तो सही, ये जो ओपी है, ओपी लेंथ, ओपी लेंथ क्या है? ओपी लेंथ है लेंथ ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। याद कीजिए, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हमने यही कहा, क्या? कि वेक्टर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सिर्फ जब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन नहीं बतानी है, तो या तो हम खाली सिंबल बना देंगे, या वेक्टर और इसके दोनों तरफ मॉड्यूलस बना देते हैं। दोनों ही तरीके सही है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। तो एक्चुअल में ये जो ओपी है, ओपी को तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए से। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अब यहां से फिर Pn, अब Pn का तो कोई हिसाब है ही नहीं, ए वेक्टर, ना ये ए वेक्टर है ना बी वेक्टर है, Qn ना ये ए वेक्टर है ना बी वेक्टर है। तो पहले हमें Pn और Qn को, Pn और Qn को लाना पड़ेगा या तो ए की टर्म्स में या बी की टर्म्स में। तो बहुत आसान है, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इन ट्राइंगल PNQ। PNQ राइट ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PNQ। PNQ में अगर मैं साइन थीटा लगा दूं, देखना जरा क्या बनेगा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू एन। और हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू। करेक्ट। क्यू एन तो हमें पता ही नहीं, और पी क्यू क्या है? पी क्यू है लंबाई बी वेक्टर की। लंबाई का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बी हो गया। और मैं फिर इस पूरे को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ से, बी साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एन। तो एक हमारे पास क्यू एन आ गया, कितना? बी साइन थीटा। क्यू एन आ गया इन टर्म्स ऑफ बी, क्यू एन आ गया इन टर्म्स ऑफ बी। फिर इसी तरह इसी ट्राइंगल के अंदर पी एन क्यू ट्राइंगल में कॉस थीटा लगा दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? कॉस थीटा होता है थीटा की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता, बेस 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 परपेंडिकुलर कुछ नहीं होते। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है? पी एन। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? पी क्यू। फिर पी एन और पी क्यू कितना है? पी क्यू क्या है? ये मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर बना? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बना पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। पी एन की वैल्यू आ गई, क्यू एन की वैल्यू आ गई, पी एन की वैल्यू आ गई, क्यू एन की आ गई, ओपी है ही आपका ए। अब इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बना देखो, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स ओपी। ओपी कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी ए। पी एन कितना है? पी एन ये निकाल लिया अभी आपने, पी एन इज इक्वल टू कितना है? बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्यू एन कितना है? क्यू एन ये निकाल लिया आपने, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको ओपन करते चले जाओ। ओपन कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं 1, तो ये हो गया केवल बी स्क्वायर। बचा क्या? 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ये ओ क्यू क्या चीज़ है? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू इज द लेंथ ऑफ आर वेक्टर।
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। और अब आपके आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया दूसरी साइड, यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। कितना है, लंबाई निकल कर आ गई, लेंथ निकल कर आ गई आर वेक्टर की है। तो ध्यान देखो कि आर वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, ए वेक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड है, बी वेक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड है, और डिपेंड है इन दोनों के बीच में एंगल पर। एंगल कितना है दोनों के बीच में, एंगल पर डिपेंड है। अब ये एंगल पर डिपेंडेंसी से क्या फर्क पड़ता है, क्या कैसे होगा, देखो cos थीटा की सबसे कम वैल्यू है 0 और cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू है +1 और सबसे छोटी वैल्यू है -1। ध्यान से देखो, तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, r सबसे बड़ा कब होगा, जब इस cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाए। जब cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाए तो r इज मैक्सिमम, कब, when cos थीटा इज मैक्सिमम। अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है +1, कब, when थीटा इक्वल्स 0। तो फिर r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये निकल कर आएगा आपका a प्लस बी, क्योंकि अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो बन जाएगी a प्लस बी। ठीक है, r की वैल्यू मिनिमम कब होगी, r इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मिनिमम। और cos थीटा मिनिमम कितना होता है, cos थीटा मिनिमम होता है -1, कब, व्हेन थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, r की मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 होता है -1, और ये -2ab सब कुछ मिलकर के अल्टीमेटली रह जाएगा a -b। तो r की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी है, r की मिनिमम वैल्यू a माइनस बी है। और एक केस और कर लेते हैं हम, व्हेन a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, a वेक्टर सीधे इसके ऊपर b वेक्टर यहाँ खड़ा हो 90 डिग्री पर, तो उस केस में r ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा। तो फिर उस टाइम cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, और ये पूरा का पूरा हो गया आपका 0। तब r की वैल्यू आपकी बन जानी है, कितनी बन जानी है r की वैल्यू, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 केस हो गए, जब r की वैल्यू, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट वेक्टर ना तो a के बराबर है ना b के बराबर है, बल्कि किसके इक्वल है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल है। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होगा, देखो चलो डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर। ये वाला r इज मैक्सिमम व्हेन थीटा 0, थीटा 0 का मतलब, थीटा 0 का मतलब क्या है, देखो ये आपका a वेक्टर और फिर इसी के आगे ये b वेक्टर, दोनों एक दूसरे के 0 डिग्री पर, तब r वेक्टर कितना होगा, r वेक्टर बनेगा ये पूरा का पूरा, r की वैल्यू मैक्सिमम होगी a प्लस बी के इक्वल, ये r वेक्टर बना आपका। ये कब है, जब एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का क्या मतलब हुआ, देखो ये a वेक्टर और b वेक्टर इसके ऊपर है, ये रहा, समझ रहे हो, b वेक्टर इसके ऊपर है, ये b वेक्टर कैसे 180 डिग्री हो गया, a वेक्टर आगे जा रहा था, b वेक्टर मुड़ गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, ये 180 डिग्री। और अब आपका r वेक्टर कितना होगा, r वेक्टर केवल ये वाला r वेक्टर है, r वेक्टर कितने किसके इक्वल है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और बाय द वे b वेक्टर बड़ा हुआ a वेक्टर्स के, तो फिर
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा अगर बी वेक्टर बड़ा है तो। और ये वाली कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है जब दो वेक्टर आपके ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो ये बना आपका आर वेक्टर। ना तो ए के बराबर है ना बी के बराबर है, दोनों से अलग ही, ए प्लस बी से छोटा है और ए माइनस बी से बड़ा है। इस टाइम आर वेक्टर की वैल्यू ए प्लस बी से बड़ी, सॉरी छोटी, और ए माइनस बी से बड़ी हो जाएगी। ये आपके सारे केसेस हो गए। अब ये तो हो गया बात मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात है सारी। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर रूट। डिपेंड करता है आर वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर की वैल्यू पर, बी वेक्टर की वैल्यू पर, न्यूमेरिकल वैल्यू पर, और उनके बीच के एंगल थीटा पर। अगर थीटा इनसे अलावा कुछ और है, मान लो थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ आप cos 30 रख दोगे। यहाँ थीटा अगर 120 डिग्री है तो cos 120 रख दोगे। ये तीन केसेस हमने स्पेशल केस बना लिए। पहला केस जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, दूसरा केस जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरा केस जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो निकला आर का मैग्नीट्यूड। अब हमें देखना है कि आर की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर है तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसकी और इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे ए के रेस्पेक्ट में कि जिस तरफ ए का एक्ट कर रहा है उससे कितने एंगल पर आर वेक्टर है, करेक्ट। तो अब फिर से वही ट्राइंगल ओ एन पी क्यू लेंगे, ओ एन क्यू ट्राइंगल लेंगे हम, और इस ओ एन क्यू ट्राइंगल में इस बार लगाएंगे हम टेन थीटा। स्पेस कम पड़ गया तो मैं यहां कर लूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना होगा बताओ? टेन अल्फा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू एन। एडजेसेंट साइड कौन सी है? ओ एन। अब टेन अल्फा क्यू एन, ये रहा क्यू एन फाइंड कर ही लिया पहले, बी साइन थीटा। तो ये बना आपका बी साइन थीटा। ओ एन, ओ एन ये पूरा ओ एन है तो यहाँ देखो ओ एन ये रहा, ओ एन को ओ पी प्लस पी एन में सब्सटीट्यूट कर लिया था। ओ पी कितना है? ओ पी है आपका ए, प्लस पी एन कितना है? ये निकाल रखा पी एन, बी कॉस थीटा। तो ये बना आपका बी कॉस थीटा। और यहां से अल्फा की वैल्यू हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई है? ये डायरेक्शन बन गई। किसके हिसाब से है, किसके रेस्पेक्ट में है डायरेक्शन? ये ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन है ये। अब यहां से अल्फा की वैल्यू क्या होगी जब थीटा आपका ये है, जब थीटा आपका 0 है? ध्यान से देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन वही आ रही है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन है। आर वेक्टर की डायरेक्शन वही आ रही है जो ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहां से अल्फा कितना होगा देखो इस केस में, जब थीटा आपका 0 है, थीटा आपका 0 है तो अल्फा हो जाएगा अलग को कर दूंगा। जब थीटा आपका 0 है, थीटा 0 है तो फिर अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हाँ, टेन इनवर्स बी साइन 0 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 0। देखो ऊपर साइन 0 है तो साइन 0 0 होता है, सब कुछ ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, यानी कि टेन इनवर्स 0। और किस टेन की वैल्यू 0 होती है? टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब अल्फा भी 0। ध्यान से देखिए आप, अल्फा 0 का मतलब ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। यहाँ ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 0 दिखाई दे रहा आपको कि ए वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक सी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अब जब ये 180 डिग्री है तो थीटा कितना होगा? जब थीटा आपका 180 है तो फिर अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा होगा टेन इनवर्स बी साइन 180 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस
180। देखो जरा ध्यान से कि ये जो साइन 180 है इसकी वैल्यू भी जीरो ही होती है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स जीरो। अब यहाँ दो केसेस बन जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर ए वेक्टर बड़ा है, ए वेक्टर जैसे कि इस टाइम मेरा डायग्राम बना हुआ है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, यानी आर वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल जीरो। लेकिन बाय दी वे बी वेक्टर बड़ा हुआ तो आर वेक्टर उल्टा बनेगा यहाँ, तो फिर बी वेक्टर ए वेक्टर दो बार के मैं भी बीच टू में से एंगल, तीसरी बार करूंगा तो मैंने करना मैंने डिफेक्ट चेक रहा हाँ जी, तो जब थीटा है तो tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो आपका अल्फा जीरो हो जाए या अल्फा हो जाए आपका 180 डिग्री, या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब आपका ए वेक्टर इज लार्जर देन बी वेक्टर, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। 180 कब होगा, जब आपका बी वेक्टर लार्जर हो किससे, ए वेक्टर से लार्जर हो, तो फिर ये बड़ा बन जाएगा। अच्छा, जब 90 डिग्री है तो फिर इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जब 90 डिग्री है तो मैं यहाँ को लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स कितना, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो b अपॉन ए आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स b अपॉन ए डिग्री। डिपेंड करता है कि b की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी है। अगर a b की वैल्यू बड़ी होगी, अगर ये b की वैल्यू बहुत बड़ी हुई तो अल्फा की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, a की वैल्यू बड़ी हुई तो अल्फा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, जैसा कि आपको साफ यहाँ से पता लग रहा है। जितना बड़ा b होगा अल्फा उतना ही बड़ा, जितना बड़ा a होगा अल्फा उतना ही बड़ा हो जाएगा। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, दो वेक्टर हैं आपके पास, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, इन्हें दोनों को ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकालना है। ऐड करने के लिए, ट्रायंगल लॉ से ऐड करने के लिए पहले आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर ओपी से रिप्रेजेंट किया, ओपी को आगे प्रोड्यूस करा और थीटा डिग्री पर बी वेक्टर बना दिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। उसके बाद आपने परपेंडिकुलर लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और फिर यहाँ से ओपी और पी एन पार्ट करे, क्यू एन पार्ट करे, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर लिया बी की टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्री से बी क्यू एन और बी का रिलेशन, पी एन और बी का रिलेशन फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्री से, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती चले गए, आर की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा दोनों का बीच में जीरो होगा, यानी एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, बी आ जाएगा ए के ऊपर या ए आ जाएगा बी के ऊपर, और अब आर की मिनिमम वैल्यू होगी ए माइनस बी। आर की वैल्यू ए प्लस बी से बड़ी, ए माइनस बी से छोटी, तब जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और ये दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए, आपने क्या लगाया, वही उसी ट्राइंगल में आपने tan अल्फा लगा लिया, tan अल्फा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड सब्स्टिट्यूट करते चले गए, ये एंगल आ गया दोनों के बीच का। जब दोनों 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट का ए के साथ में 0 होगा, जब दोनों 180 पर है तो रिजल्टेंट का ए के साथ या तो 0 होगा अगर ए ग्रेटर देन बी है, या 180 होगा अगर बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी तक हमने ट्राइंगल लॉ पूरा नहीं समझा है, आर आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। देखिए जरा ध्यान से, ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए मैंने दो वेक्टर बनाए, ए वेक्टर बनाया और इसके हेड से बी वेक्टर बनाया। ठीक है, मैं किस तरफ को चल रहा हूं, अगर घूम कर देखूं तो मैं चल रहा हूं किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर तीसरा वेक्टर आर मैंने बना लिया, ये आर है विच रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे बनाने के लिए मैं कैसे चला हूं, इसे बनाने के लिए मैं चला हूं क्लॉकवाइज।
दूसरा तरीका अभी आपने देखा कि बी वेक्टर बना लो पहले, तो मैंने देखो ध्यान से पहले बी वेक्टर बनाया, बी वेक्टर के आगे ए वेक्टर ड्रॉ करा और फिर पहले वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दिया, ये आर वेक्टर आ गया विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर बनाने के लिए मैं कैसे चलाऊं, मैं चलाऊं क्लॉकवाइज, और आर वेक्टर बनाने के लिए मैं कैसे चलाऊं एंटी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैंने ए और बी को बनाया है एंटी क्लॉकवाइज तो आर को बनाया है क्लॉकवाइज, अगर ए और बी को बनाया है क्लॉकवाइज तो आर को बनाया है एंटी क्लॉकवाइज। अब समझना ट्राइंगल लॉ क्या है। ट्राइंगल लॉ क्या है, इफ two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in one order, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle in one order, then the third side of triangle in opposite order represent the resultant vector. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in one order चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, taken in one order, then the third side in opposite order represent the resultant of two vectors. अगर मैंने दोनों को बनाया है एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट है क्लॉकवाइज, और अगर मैंने बनाए हैं दोनों गिवन वेक्टर को क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट है एंटी क्लॉकवाइज। जिस ऑर्डर में लिया है दोनों वेक्टर्स उसके अपोजिट ऑर्डर में है रिजल्टेंट वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए थे गिवन वेक्टर तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में है रिजल्टेंट वेक्टर। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए triangle taken in one order, then the third side of triangle in opposite order उल्टी represent the resultant of two vector। ये आपका बन गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके नोट्स में सब में गिवन है, ये रहा, एक बार देख लीजिए। if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides consecutive sides of a triangle, consecutive वर्ड लिखना यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि ट्राइंगल की साइड consecutive बनेगी, of a triangle taken in one order, then the third side of triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant vector of two given vectors। डायग्राम से समझिए, if two vectors are represented in magnitude and direction by